नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में फिर जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ वो 1 महीने भी नहीं टिक पाया। ईरान का कहना है कि जिस समझौते पर ट्रंप ने साइन किए थे उसे अमेरिका ने 25 दिनों में ही तोड़ दिया। सत्रह जून को अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ था जिसमें 60 दिन तक शांति बहाल करने की बात कही गई थी, लेकिन अब दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। खाड़ी देशों में भी चिंता दिखाई दे रही है क्योंकि वो एक बार फिर ईरान के निशाने पर आ गए हैं और ईरान ने यहां अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला बोल दिया है। ईरान के हमलों में तबाह हुए अमेरिका के सैन्य अड्डे, कतर से लेकर बहरीन तक मची तबाही, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। 4 महीने में जा सकती है इजरायली पीएम नेतन्याहू की कुर्सी। इजरायल में हुआ नए चुनाव का ऐलान। 38 साल बाद पहली बार हो रहे हैं समय पर चुनाव। यूक्रेन के बंदरगाह पर रूस का बड़ा हमला, मालवाहक जहाज को भी बनाया निशाना। जंग के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। भारत और नेपाल के बीच बढ़ता जा रहा है सीमा विवाद। सीमा के करीब भारतीय गांव सुस्ता में बीएसएफ और नेपाली सेना आई आमने सामने। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षी को जो हर परीक्षा में हुआ पास। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ताइवान के पास तेज हुई चीन की सैन्य हलचल। ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा, चीन के 2 लड़ाकू विमान और 5 नेवी शिप चीन ने किए तैनात। ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन। अमेरिकी मीडिया हाउस द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रूसी जासूसों ने जापान में बनाया ठिकाना। जापान के रास्ते रूस की सैन्य जरूरतों को किया जा रहा है पूरा। जापान की कमजोर जासूसी कानूनों का फायदा उठा रहा है रूस। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बालेन शाह के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। अवैध झुग्गियों को हटाने पर नेपाली पीएम पर भड़के लोगों ने मानवाधिकार उल्लंघन, गरीबों पर अत्याचार के लगाए आरोप। चीन ने इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही क्षमता के लिए बनाए 300 सैटेलाइट। ये सैटेलाइट खराब से खराब मौसम में भी जुटा सकते हैं सटीक जानकारी। भारत के पास है सिर्फ 15 सैटेलाइट। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। एक बार फिर दोनों ही देश एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। जंग फिर भड़क उठी है। अमेरिका ने ईरान के 5 राज्यों में हमले किए। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी IRNA ने दावा किया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC ने कुवैत, UAE, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत में अल अलेम एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही उसने अहमद अल जाबिर एयरबेस पर एक रणनीतिक FPS रडार सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। IRGC ने साफ कर दिया है कि हम बदला लेंगे, आंख के बदले आंख लेंगे। कुवैत ने कहा है कि उसकी उत्तरी सीमा पर मौजूद 3 चौकियों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुवैत ऑयल कंपनी के समुद्र में बने एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स लॉन्चरों को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा जॉर्डन में मौजूद यूएस के महत्वपूर्ण प्रिंस हसन एयरबेस पर भी हमला हुआ है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में MQ-4C ट्राइटन ड्रोन हैंगर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। बहरीन में मौजूद यूएस की 5वीं नेवल फ्लीट के हेडक्वार्टर के पास स्टोरेज फैसिलिटी पर भी ईरानी मिसाइलें बरसी हैं। ये हमले ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई थे। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि ईरानी हमले में अमेरिकी बेस पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। हैंगर टूटे और इक्विपमेंट्स भी बर्बाद हो गए हैं। सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान की मिसाइलें बेहद सटीक जगह गिरी हैं। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसके चलते अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना है कि सीज फायर इसलिए टूटा क्योंकि अमेरिका इस पर टिक नहीं पाया है। अमेरिका को शांति नहीं चाहिए, वो जंग को पसंद करने वाला देश है। बिना जंग के उसका मन ही नहीं लगता। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने तंज कसते हुए कहा है, जालिम और वॉर लवर अमेरिकी सरकार ने अपनी स्थापना के बाद से शायद ही कभी जंग और सैन्य क्रूरता के बिना समय बिताया है। उसने इस्लाम के योद्धाओं से मिली हालिया हार से कोई सबक नहीं सीखा है और अपनी आक्रामकता जारी रखी है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM की तरफ से कहा गया है,
आज अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 5 बजे अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू किए। इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को और कमजोर करना है जिससे वह हॉर्मुज जलरमरू मध्य से गुजर रहे आम नाविकों और व्यापारिक जहाजों पर हमला न कर सके। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि इन हमलों के जरिए ईरानी सेना को उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। हमले के बारे में बताते हुए सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बिल्डिंग पूरी तरह उड़ गई है। हमने ईरान के कोस्टल अड्डे से लेकर मिसाइल साइटों, ड्रोन फैसिलिटी और कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर भी अमेरिकी हमले हुए। केशम द्वीप वही जगह है जहां ईरानी मिसाइलों का प्रोडक्शन होता है। ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि बुशहर प्रांत में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशिंग पियर और मिलिट्री बेस पर अमेरिकी हमले हुए हैं। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले जारी रहते हैं तब ईरान भी अमेरिकी दोस्तों के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसने सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर ही हमले किए हैं। फॉक्स न्यूज ने कहा है कि रात भर में अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में निशाना बनाए गए ईरानी सैन्य ठिकानों की संख्या 300 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका का कहना है कि इस बार ये जंग ईरान के चलते शुरू हुई है। ईरान ने हॉर्मुज में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया जिसके चलते अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज उसका है और ये बात अमेरिका को माननी ही होगी। ईरान ने यह भी कह दिया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके बाद हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुला हुआ है। अब बात करते हैं इजरायल के पीएम नेतन्याहू की कुर्सी पर आए संकट की। और इस बार नेतन्याहू इस संकट से बाहर निकलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तक वो इसलिए बचे हुए थे क्योंकि इजरायल किसी न किसी जंग में उलझा हुआ था। ये भी कह सकते हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू ने इजरायल को पिछले 3 सालों से जंग में झोंका हुआ था। और इसी के चलते नेतन्याहू जो इजरायली संसद में बहुमत खो चुके हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इजरायल की कोर्ट उन्हें सजा सुना सकती है। लेकिन सब कुछ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इजरायल जंग में फंसा हुआ है। जंग के चलते नेतन्याहू कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके चलते सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। संसद की बैठक नहीं हुई जिसके चलते नेतन्याहू के खिलाफ वोटिंग नहीं हो पाई और वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन जंग से इजरायल की जनता बेहद नाराज दिखाई दे रही है और जल्द ही इस नाराजगी का नतीजा नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा क्योंकि इजरायल में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 अक्टूबर को इजरायल में चुनाव कराए जाएंगे। 1988 के बाद ये पहला मौका है जब इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, उसके चुनाव समय पर हो रही हैं। 50 सालों में ये पहला मौका है जब किसी सरकार ने 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हो। नेसेट का 17 जुलाई को 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसी दिन ये चुनावी ब्रेक पर चली जाएगी। अगले 50 दिनों में उम्मीदवारों की सूची लॉक हो जाएगी, यानी 7 सितंबर तक उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। नेतन्याहू की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो एक बार फिर पीएम पद की दावेदारी करेंगे, लेकिन उनके लिए इस बार चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 61% इजरायली चाहते थे कि नेतन्याहू सियासत छोड़ दें। इस नाराजगी का कारण नेतन्याहू के 4 साल के कार्यकाल को ही माना जा रहा है। उनके पास इस बार उपलब्धियां गिनाने को कुछ भी नहीं है, जबकि उनके खाते में कई असफलताएं दर्ज हो गई हैं, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से इजरायल को बचाने में सबसे बड़ी असफलता शामिल है। इसके साथ ही गजा और लेबनान में जारी युद्धों के प्रबंधन और अब जीत से दूर रहना भी नेतन्याहू की परेशानी का कारण बना हुआ है। ईरान के साथ तनाव और अमेरिका के साथ संबंधों में आई दरार को लेकर भी इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस बीच इजरायली न्यूज चैनल 12 ने एक सर्वे कराया है जिसमें आइजनकोट की याशर पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इस बार भी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने की बात कही जा रही है। नेसेट में 120 सीटें हैं जिसमें बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है और जो सर्वे सामने आ रही है उसमें किसी भी दल को 25 से ज्यादा सीट मिलती नहीं दिख रही। लेकिन नेतन्याहू इस बार बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूक्रेन रूस जंग की, जिसमें यूक्रेन तबाह हो चुका है और अब यूक्रेन सरकार के अंदर भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। जेलेंस्की की जिद यूक्रेन पर भारी पड़ रही है और अब यूक्रेन की सरकार में उथल पुथल मच गई है। जंग के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिदेंको ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन की पूर्व वित्त मंत्री स्विरिदेंको को जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्होंने यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों के मिलने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें पद से हटना पड़ा है। स्विरिदेंको के इस्तीफे की खबर जेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी।
रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री का इस्तीफा जेलेंस्की की रणनीति को बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे सवाल जेलेंस्की पर भी उठ रहे हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन जंग के चलते यूक्रेन में चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। इस बीच रूस ने भी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की तरफ से रूस की रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया है, जिसके जवाब में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने अपने तेज जेट पावर्ड गेरान 4 ड्रोन से ओदेसा ओब्लास्ट के चेर्नोमोर्स्क बंदरगाह में हमला किया। इस हमले में एक कार्गो जहाज और एक यूक्रेनी फिशिंग ट्रोलर को निशाना बनाया गया। रूसी सेना ने हमले का फुटेज भी जारी किया है, जिसमें ड्रोन के सटीक हमले दिखाए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फिशिंग ट्रोलर को सामान्य मछली पकड़ने के काम से बदलकर यूक्रेनी ड्रोन बोट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये ट्रोलर ब्लैक सी में रूसी जहाजों के लिए खतरा बन गया था। ये घटना ब्लैक सी क्षेत्र में रूस की सैन्य कार्रवाइयों का हिस्सा बताई जा रही है। चेर्नोमोर्स्क बंदरगाह यूक्रेन का महत्वपूर्ण बंदरगाह है और रूस का कहना है कि वो यहां से व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह ब्लॉक करने को तैयार है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जंग में अब रूस कमजोर पड़ रहा है। खासतौर पर रिफाइनरियों पर हमले के चलते रूस में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। क्रीमिया पर भी रूस का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है और ये रूस के हाथ से निकल सकता है। और अब बात करते हैं भारत नेपाल में बढ़ते सीमा विवाद की। तो भारत और नेपाल के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद देखा जा रहा है और अब दोनों देशों के बीच क्षेत्र का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। भारत और नेपाल के बीच सुस्ता क्षेत्र एक प्रमुख और लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद है। सुस्ता बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक सीमावर्ती भारतीय गांव है, जिस पर नेपाल अपना दावा करता है, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा बताता है। सुस्ता बिहार के पश्चिमी चंपारण और नेपाल के पश्चिमी नवलपरासी जिले के बीच है, जहां पर नेपाल की बालेन शाह सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसके बाद से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के गृह मंत्रालय ने 3 जुलाई को नवलपरासी जिला प्रशासन को सुस्ता में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी एएफपी ने इलाके में तैनात जवानों की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 कर दी है। और इसके बाद मेजर जनरल यम बहादुर अधिकारी के नेतृत्व में नेपाली सेना की एक टीम ने इस इलाके का दौरा किया। इस दौरान नेपाली सैन्य टीम का बीएसएफ से आमना सामना हो गया। नेपाली सैन्य टीम को बीएसएफ के जवानों ने रोक दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ गया। सबसे खास बात तो यह है कि नेपाल की सेना के अधिकारी इस इलाके में वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में पहुंचे थे। जिस तरह से नेपाली सेना इस इलाके में पहुंची, उस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है और अब इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और अधिकारियों के दौरे पर भारत ने नेपाली विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा है और इसकी जानकारी खुद नेपाल की तरफ से दी गई है। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है, भारत ने विदेश मंत्रालय और नेपाली सेना से जनरल यम बहादुर अधिकारी के सुस्ता दौरे के मकसद के बारे में सवाल किए हैं। पूछे जाने पर नेपाली सेना ने बताया कि टीम ने मानसून और आपदा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलाके का दौरा किया था। भारत को भी यही जवाब दिया गया है। ऐसे में नेपाल के सभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक ऐसे पक्षी की जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। साइंटिस्टों ने इसे आइंस्टाइन का नाम दिया है और इस पक्षी का नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये कोई दुर्लभ पक्षी नहीं बल्कि एक ऐसा पक्षी है जिसे आप शायद रोज देखते हैं। हम बात कर रहे हैं कौवे की। जी हाँ, काव काव करने वाला कौवा ही। सड़क या तार पर बैठे कौवे पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें बुद्धिमान बताया है, खासतौर पर न्यू कैलेडोनियन क्रो को। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये हम इंसानों जैसे तरीके से समस्या को समझकर हल निकाल सकते हैं। वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट में ये साबित हुआ है। 2000 के दशक में ऑक्सफोर्ड रिसर्चर एलेक्स कासेल्निक और उनकी टीम ने प्रयोग किया। वैज्ञानिकों ने अलग अलग लंबी और मोटी डंडियां कई कौवों के सामने रखी और एक डंडी को खाना निकालने के लिए फाइनल किया गया। और कई बार कौवों ने पहले ही कोशिश में वही सही डंडी चुनी जिसे खाना निकालने के लिए तय किया गया था। वही कुछ कौवों में मेटा टूल यूज करने की समझ भी देखी गई, यानी एक टूल का इस्तेमाल दूसरे टूल तक पहुंचने के लिए करना। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर कौवे सिर्फ अंदाजा लगा रहे होते तो वो बार बार अलग डंडियां आजमाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पहले जगह को देखते, फिर उसी हिसाब से सही टूल चुनते। जैसे कोई व्यक्ति ताले में सही चाबी लगाने की कोशिश करता है। सिर्फ लैब में ही नहीं बल्कि जंगल में भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जंगली न्यू कैलेडोनियन कौवे गहरे छेद के लिए लंबी टहनी और छोटे छेद के लिए छोटी टहनी चुनते हैं, यानी उन्हें ये पता है कि कौन से होल के लिए कौन सी टहनी सही है।
पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ऐसी योजना बनाने की क्षमता सिर्फ प्राइमेट्स जैसे बंदर में होती है, लेकिन कौओं ने यह धारणा बदल दी। वहीं 2025 के एक स्टडी में पाया गया कि जिन कौओं ने पहले कभी टूल इस्तेमाल नहीं किया था, वह हजारों कोशिशों के बाद इसे बेहद सटीक तरीके से इस्तेमाल करने लगे। यही वजह है कि वैज्ञानिक उन्हें अक्सर पक्षियों की दुनिया का आइंस्टाइन भी कहते हैं। तो अगली बार आप कहीं कौए देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये जितना शांत नजर आ रहा है, उतना ही होशियार और चालाक भी है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।